लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ ठाकुर के लिखे उपन्यास नष्ट नीड़ का 5वां परिच्छेद मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। चारू न्योता खाने गई थी। मंदाकिनी घर में बैठी जूड़ा बांध रही थी। भाभी कहता हुआ अमल भीतर चला आया। मंदाकिनी निश्चित जानती थी कि चारू के न्योते में जाने की बात अमल जानता ही होगा। वो हंसकर बोली, हाँ अमल बाबू, किसकी खोज में आए थे और किससे भेंट हो गई? तुम्हारी तकदीर ही ऐसी है। अमल ने कहा, जैसी घास बाईं तरफ की वैसी दाहिनी तरफ की, गधे के लिए दोनों समान आदरणीय हैं, कहकर वहीं बैठ गया। अमल, मंदा भाभी, तुम अपने देश की कहानी कहो, मैं सुनूंगा। लिखने का विषय चुनने के लिए अमल सब की सब बातें दिलचस्पी के साथ सुना करता है, इसलिए मंदा की अब वो पहले की तरह उपेक्षा नहीं करता। मंदा का मनस्तत्व, मंदा का इतिहास अब उसके लिए औत्सुक्यजनक है। कहाँ उसकी जन्मभूमि है, कैसे जीवन बीता है, कब ब्याह हुआ था, इत्यादि सभी बातें वो ढूंढ ढूंढ कर पूछने लगा। मंदा के क्षुद्र जीवन वृत्तांत के संबंध में उसे इतना कुतूहल क्यों है, ये बात उसने प्रकट नहीं की, और मंदा आनंद से अपनी बातें बकती ही चली जाने लगी। बीच बीच में कह देती, क्या बक रही हूं, कोई ठीक नहीं। अमल ने उत्साह देते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, कहती जाओ। मंदा के बाप के यहाँ एक गुमाश्ता था। वो अपनी दूसरी स्त्री के साथ झगड़ा करके किसी किसी दिन रूठ कर अनशन व्रत ग्रहण किया करता था। अंत में भूख के मारे तंग आकर मंदा के घर किस तरह छिपकर खाने आता था, और अचानक एक दिन स्त्री ने उसे कैसे पकड़ लिया, ये किस्सा चल रहा था और अमल दिलचस्पी के साथ सुनते सुनते सकौतुक हंस रहा था। इतने में चारू ने कमरे में प्रवेश किया। कहानी का सिलसिला टूट गया। उसके आगमन से सहसा एक जमी हुई सभा भंग हो गई और चारू को ये स्पष्ट भास गया। अमल ने पूछा, भाभी इतनी जल्द लौट आई जो? बात तो ठीक है, बहुत जल्दी लौट आई, कहकर जाने लगी। अमल ने कहा, अच्छा ही किया, बचा लिया मुझे, मैंने तो सोचा जाने कब लौटोगी। मनमथ दत्त की शाम की चिड़िया नई पुस्तक निकली है, तुम्हें सुनाने के लिए लाया हूं। चारू, अभी रहने दो, मुझे काम है। अमल, काम हो तो मुझे हुक्म दो, मैं किए देता हूं। चारू जानती थी कि अमल आज किताब खरीद लाएगा और उसे सुनाएगा। चारू अमल के मन में ईर्ष्या पैदा करने के लिए उसकी खूब प्रशंसा करती जाएगी, और अमल उस किताब को विकृत करके पढ़कर उसका मजाक उड़ाता जाएगा। इन्हीं सब बातों की कल्पना करके वो अधैर्यवश निमंत्रणकारियों के अनुनय विनय की परवाह न कर तबीयत खराब का बहाना करके असमय में घर लौट आई है। अब उसे बार बार ऐसा मालूम होने लगा कि वहां बड़ी मजे में थी, वहां से चला आना अन्याय हुआ। मंदा भी तो कुछ कम बेहया नहीं। एक घर में अकेली बैठी अमल के साथ दांत निकालकर हंस रही है। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? परंतु इस बात पर मंदा को फटकारना चारू के लिए बहुत कठिन था। कारण मंदा भी अगर ठीक वैसा ही दृष्टांत देकर जवाब दे। मगर वो दूसरी बात है, और ये दूसरी बात, वो अमल को लिखने में उत्साह देती है, अमल के साथ साहित्यिक आलोचना करती है, परंतु मंदा का तो ये उद्देश्य कतई हो ही नहीं सकता। मंदा निस्संदेह इस सरल हृदय युवक को मुग्ध करने के लिए जाल बिछा रही है। इस भयानक विपत्ति से अमल की रक्षा करना तो उसी का कर्तव्य है। अमल को इस मायावनी का भीतरी अभिप्राय कैसे समझावे? समझाने से उसका प्रलोभन निवृत्त न होकर कहीं उल्टा बढ़ गया तो? और भैया बेचारे, वे उसके पति के अखबार के लिए ही दिन रात मेहनत करते करते मरे जा रहे हैं, और मंदा का ये हाल है कि एक कोने में बैठी अमल को लुभाने की सोच रही है। भैया तो बिल्कुल निश्चिंत हैं, मंदा पर उनका अथाह विश्वास है। इन सब बातों को अपनी आंखों से देखकर चारू कैसे स्थिर रह सकती है? बड़ा अन्याय है ये। पर पहले तो अमल अच्छा था। जब से लिखना शुरू करके नाम पैदा किया है, तभी से ये सब अनर्थ दिखाई देने लगे हैं। चारू ही तो उसके लिखने में जड़ है। बुरे क्षण में उसने अमल को लिखने में उत्साह दिया था। अब क्या अमल पर उसका पहले की तरह जोर चलेगा? अमल को और भी 5 जनों के आदर का जायका मिल गया है, इसलिए एक के घट जाने से उसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं। चारू साफ समझ गई कि उसके हाथ से निकलकर 5 जनों के हाथ में पड़कर अमल बड़ी आफत में फंस गया है।
चारू को अब वो ठीक अपना समकक्ष नहीं समझता। चारू से वो आगे बढ़ गया है। अब वो लेखक है और चारू पाठक। इसका प्रतिकार करना ही होगा। ओह, सरल अमल, मायावनी मंदा और बेचारे भैया। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ ठाकुर के लिखे उपन्यास नष्ट नीड़ का 5वां परिच्छेद, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।